नमस्कार, खबर दमदार में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे वाराणसी की। वाराणसी के कोयला व्यवसायी नंदकिशोर रुंगटा के भाई महावीर प्रसाद रुंगटा को धमकाने के मामले में माफिया मुख्तार अंसारी को वाराणसी कोर्ट ने 5.5 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। सजा के बाद में मुख्तार अंसारी के वकील श्रीनाथ त्रिपाठी ने फैसले के खिलाफ में ऊपरी अदालत में जाने की बात कही है। उनका कहना है कि कॉल डिटेल समेत अन्य साक्ष्यों की बदौलत अपील में फैसले के खिलाफ राहत मिलने की पूरी उम्मीद है। तो मुख्तार अंसारी को पहले भी 10-10 साल की सजा सुनाई गई थी एमपी एमएलए कोर्ट की तरफ से, जिसके बाद में हाई कोर्ट का रुख किया, लेकिन वहां पर भी मुख्तार अंसारी की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही है। अब 5.5 साल की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। और साथ ही आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी के वकील का कहना है कि ऊपरी अदालत में इस केस को चुनौती दी जाएगी, इस फैसले को चुनौती दी जाएगी। और साथ ही उन्होंने कहा कि साक्ष्य के आधार पर हमें पूरी उम्मीद है कि ऊपरी अदालत में राहत मिलेगी। में डायरेक्ट एविडेंस तो नहीं आ पाई, यहां तक कि वादी अपना फोन नंबर भी नहीं बता पाया कि उसे किस नंबर पर धमकी मिली। उस जमाने में इनकमिंग कॉल और आउटगोइंग कॉल की पूरी लिस्ट बिल के साथ आती थी, उसको भी प्रस्तुत नहीं कर पाए। हमारे अपील का आधार ये होगा कि रुंगटा अपहरण कांड के दौरान से ही उनके सारे फोन पुलिस सर्विलांस पर थे और उनके सारे फोन में रिकॉर्डिंग लगी हुई थी। इस सब की चर्चा रुंगटा अपहरण कांड में कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को दोषमुक्त करते हुए उनके फोन डिटेल की बात की है। और उसके कुछ ही महीने बाद ये धमकी का आना और वादी का अपना यह फोन नंबर भी ना बता पाना कि किस नंबर पर उन्हें धमकी मिली, न कोई रिकॉर्डिंग है, न कोई बातचीत है, इस सब की जानकारी न होने का आधार अपील में हमारे लिए बड़ा मजबूत आधार होगा। मऊ में मुख्तार अंसारी के बेहद करीबी जुल्फिकार के अवैध निर्माण को प्रशासन ने रुकवा दिया है और मोहल्ला मालिक ताहिरपुरा में कब्जे की जमीन पर अवैध तरीके से नक्शा पास करवाकर निर्माण करवाया जा रहा था। पुलिस ने आरोपी जुल्फिकार के अवैध निर्माण पर एक्शन लिया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब पुलिस की टीम पहुंची थी और साथ ही एक्शन लेने की ये तैयारी यहां पर की जा रही थी। सोनभद्र के दुद्दी सीट से विधायक रामदुलार गोंड को दुष्कर्म के मामले में 25 साल की सजा सुनाई गई है। साथ ही कोर्ट ने 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की रकम पीड़िता को मिलेगी। 2014 में नाबालिग से बलात्कार के मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। नवंबर 2014 में म्योरपुर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था और 8 सालों की लंबी सुनवाई के बाद में फैसला आया। प्रधानमंत्री रहते हुए विधायक रामदुलार गोंड पर नाबालिग से दुष्कर्म का आरोप लगा था। सजा सुनाए जाने के बाद में रामदुलार गोंड कोर्ट में घुटनों के बल बैठकर रोने लगा। मामला था 376 और 5L/6 रिपीटेड बलात्कार का मुकदमा था, जो 4/11/14 की घटना थी। इसी दिन प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हुआ था, जिसमें आज न्यायालय ने जो है अपना जजमेंट सुनाया। इसमें उनको 25 साल की सजा और 10 लाख रुपए जुर्माना। बुलंदशहर जिला कोर्ट ने गाजियाबाद की पूर्व जिला पंचायत सदस्य नीतू सिंह समेत 4 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। बुलंदशहर के थाना अगोता के गांव पवासरा में 5 फरवरी 2012 के बाला देवी नाम की महिला के घर में घुसकर गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई, जिसमें चारों को सजा सुनाई गई। वादी मुकदमा पप्पू ने भी अपना पूरा समर्थन किया, जो एफआईआर थी उसके बयानों के द्वारा, और उसकी जो बेटी है काजल, उसके बयान को ज़्यादा मद्देनज़र रखते हुए और साहब ने अपना जो निर्णय दिया है बहुत सही निर्णय दिया। अच्छा, महिला का जो है किस पद पर ये तब थी? ये पूर्व में जिला पंचायत सदस्य रही है। सुप्रीम कोर्ट में आज
मथुरा शाही ईदगाह और श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में सुनवाई हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला दिया है। मथुरा में केस ट्रांसफर करने की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केस ट्रांसफर के लिए इनकार कर दिया। ईदगाह कमेटी ने हाई कोर्ट के जरिए कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति करने के मामले में हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने मानने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ईदगाह कमेटी की तरफ से पेश मुस्लिम पक्षकारों की याचिका पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी इस पूरे मामले में कोई आदेश जारी नहीं करेंगे। इससे मथुरा ईदगाह कमेटी को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश में किसी भी तरह की रोक लगाने से इनकार कर दिया है। विष्णु, इस पूरे मामले को कैसे देखें और हाईकोर्ट का आदेश क्या रहा? देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट का कल आदेश बहुत स्पष्ट था कि इस केस में उन्होंने एडवोकेट कमीशन का पैनल अपॉइंट कर दिया था और वहां पे एडवोकेट कमीशन जारी कर दिया था। एडवोकेट कमीशन कैसे जारी होगा, कितने लोग जाएंगे, उसकी मॉडलिटीज तय करने के लिए 18 दिसंबर लगाई गई थी और 18 दिसंबर को ये बात तय होगी कि कौन कौन इस एडवोकेट कमीशन के पैनल में जाएगा, मॉडलिटीज तय की जाएंगी। जो शाही ईदगाह मस्जिद है वो उस ऑर्डर के खिलाफ, कल के ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट आई थी और उन्होंने कहा था इस प्रोसीडिंग को स्टे कर दिया जाए। आज सुप्रीम कोर्ट ने प्रोसीडिंग पे स्टे लगाने से मना कर दिया। बार बार मुस्लिम पक्षकार ये कह रहे थे कि इस प्रोसीडिंग पर स्टे लगाया जाए, कोर्ट कमिश्नर की जो नियुक्ति। उनका प्रॉब्लम यह है कि जब ये एडवोकेट कमीशन का सर्वे होगा तो सच सामने आएगा और वो सच सामने आना नहीं देना चाहते। क्यों ऐसा है? क्या उस मस्जिद में ऐसा कुछ है? क्योंकि उस मस्जिद में बहुत सारे ऐसे हिंदू साइंस और सिंबल्स हैं जो हिंदू मंदिर की तरफ इंगित करते हैं। अगर कोई कृष्ण जन्मभूमि की प्लिंथ देखेगा और शाही ईदगाह मस्जिद की प्लिंथ देखेगा, दोनों प्लिंथ और फाउंडेशन सेम है। कोई नई फाउंडेशन पे स्ट्रक्चर खड़ा नहीं किया गया। कितनी बड़ी जीत? मुझे लगता है ये एक लीगल प्रोसेस है जिसको हम फॉलो कर रहे हैं। कौशाम्बी में धर्मांतरण की कोशिश का मामला सामने आया। पैसे का लालच देकर धर्मांतरण की कोशिश की गई। खाते में सऊदी से रुपए मंगवाने का लालच दिया गया और महिला के नाम पर जमीन कराने का भी लालच दिया गया था। इनकार करने पर महिला से मारपीट और साथ ही इश्तियाक और नौशाद पर कई गंभीर आरोप लगे। पीड़ित परिवार ने एसपी से मिलकर कार्रवाई की मांग की। आरोपियों के खेत में मजदूरी करने जाती थी महिला। थाना सराय अकिल क्षेत्र के चकपिन्हा गांव का यह पूरा मामला है। खबर उन्नाव से है, जहां पर स्कूल जाने के लिए घर से निकले नर्सरी क्लास के बच्चे की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। आयुष नाम का 5 वर्षीय छात्र स्कूल जाने के लिए सड़क पर खड़ा था। इसी दौरान तेज रफ्तार बाइक ने उसको टक्कर मार दी, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गया। छात्र को गंभीर हालत में परिजन CHC लेकर गए, जहां पर डॉक्टरों ने अस्पताल रेफर किया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। बरेली से खबर मिल रही है, जहां पर हत्या के आरोपियों के खिलाफ मुनादी। नामजद पुलिस कर्मियों के खिलाफ एक्शन की तैयारी भी की जा रही है। बीजेपी विधायक के रिश्तेदार की हत्या हुई थी। 8 नवंबर को संतोष शर्मा की हत्या की गई थी। पुलिसकर्मी एम्बुलेंस चालक पर मामला दर्ज हुआ था। भमोरा थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और साथ ही देखिए, अब बड़ी कार्रवाई की तैयारी भी की जा रही है और साथ ही ये मुनादी की कार्रवाई के लिए नोटिस चस्पा किया गया है। उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कानपुर देहात इलाके में दंपत्ति से हुए लूट की वारदात का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने 2 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया। मामला 9 दिसंबर की रात का है, जब दंपत्ति शादी समारोह से वापस लौट रहे थे और इसी दौरान बदमाशों ने रोककर उनसे मारपीट की और लूट की वारदात को अंजाम दिया। 6 दिन बाद में पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इसका अभियोग थाना सिवली में पंजीकृत कर पुलिस ने अनावरण के लिए लगातार प्रयास किया, जिसमें पुलिस द्वारा आज प्रातः जब चेकिंग की जा रही थी तो लगभग 3 से 4 बजे के आसपास संदिग्ध व्यक्ति एक मोटरसाइकिल में 2 लोग सवार दिखे, जिनसे पूछताछ जब की गई और कड़ाई से बातें जांची गई तो उनके द्वारा इस लूट को कारित किया गया बताया गया और इनसे
इसी लूट के गहने के बेचने से 23,200 रुपये बरामद हुए हैं और एक मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है और सैमसंग का एक मोबाइल भी। चित्रकूट के जिला जेल में संदिग्ध परिस्थितियों में आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर को क्रूज की सौगात दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्रूज का लोकार्पण किया। लोकार्पण कार्यक्रम को नया सवेरा के पास बने जेटी पर आयोजित किया गया। सीएम योगी ने खुद क्रूज पर सवार होकर व्यवस्थाओं को देखा। गोरखपुर में सैलानियों को रिझाने के लिए ये क्रूज बहुत मददगार साबित होगा। रामगढ़ ताल में लोगों को सैर कराने के लिए लग्जरी क्रूज लेक क्वीन का निर्माण 12 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है और क्रूज पर छत सहित 3 तल हैं और 150 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। इसमें 5 स्टार होटल जैसी सुविधाएं भी शामिल हैं। भोजन में वेज और साथ ही नॉन वेज दोनों तरह के व्यंजन रहेंगे। तस्वीरें आपको थोड़ी देर पहले की दिखा रहे हैं जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्रूज पर सवार होकर व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे थे। क्रूज लेक क्वीन का लोकार्पण उत्तर प्रदेश शासन की स्थानीय श्रमिकों ने इस क्रूज को यहां पर तैयार करने में अपना योगदान दिया है। आज का यह अवसर जब गोरखपुर में पर्यटन सुविधाओं के विकास के क्रम में हम 2 महत्वपूर्ण उपहार गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश वासियों को दे रहे हैं, जिसमें अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने एक मैट्रियट होटल का यहां पे उद्घाटन किया है, एक 5 स्टार होटल का, और अब हम यहाँ पे एक अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त क्रूज को यहाँ पे लोकार्पित कर रहे हैं। इस अवसर पर आप सभी को, गोरखपुर वासियों को और गोरखपुर आने वाले सभी श्रद्धालुओं को मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। हम जितना अच्छा अपना शहर रखेंगे उतना पर्यटन की संभावनाएं बढ़ेंगे, बाहर के लोग आएंगे तो नए रोजगार के सृजन भी होंगे। इस सभी जैसे जीवन चक्र एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, ऐसे ही यह एक चक्र है जो एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। अच्छा माहौल मिलेगा तो लोग सुरक्षा का एहसास करेंगे, बाहर से लोग आएंगे, कोई व्यापार करेगा, कोई यहां पे निवेश करेगा, कोई रोजगार के लिए आएगा, कोई रोजगार देने के लिए आएगा और हर एक क्षेत्र में विकास होगा और सर्वांगीण विकास के पथ पर हम भी आगे बढ़ पाएंगे। हमारा प्रदेश भी आगे बढ़ पाएगा, हमारा देश भी आगे बढ़ पाएगा और 2047 आते आते प्रधानमंत्री मोदी जी के सपनों का भारत एक विकसित भारत होगा, जिस भारत में सर्वत्र खुशहाली होगी। उसी खुशहाली के लिए ढेर सारी उन संभावनाओं को विकसित किया जा रहा है। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 5 स्टार होटल का उद्घाटन किया और रामगढ़ ताल के किनारे बने 5 स्टार होटल के उद्घाटन कार्यक्रम में सीएम योगी ने कहा कि गोरखपुर के युवा बाहर नहीं जाएंगे, गोरखपुर में पर्यटकों को बढ़ावा मिल रहा है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, मंच की तस्वीरें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दौरे पर हैं और आज कई बड़ी सौगातें सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर वासियों को दी और साथ ही कहा कि अब रोजगार के लिए युवाओं को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, सारी सुविधाएं, रोजगार, शिक्षा गोरखपुर में ही मिलेगा। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं और गोरखनाथ विश्वविद्यालय में आयोजित सेमिनार में भी शामिल हुए। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इंसेफ्लाइटिस अब खत्म हो चुका है, कोविड कंट्रोल की दुनिया भर में तारीफ की गई है और सीएम ने कहा कि हमने विभागों में समन्वय बनाया है। तो कोविड पर जिस तरह से कंट्रोल किया, को धीरे धीरे करके समृद्ध बनाने का प्रयास करना है, फिर उसको किसी एक विषय के शोध की तरफ आगे बढ़ा देना। भारत क्यों पिछड़ा हुआ? क्योंकि भारत ने इनोवेशन को, शोध को, विकास को पूरी तरह उससे अपने को तटस्थ कर दिया। इंस्टीट्यूशन अपने को
एकदम टापू बना लिए, वे केवल डिग्री बांटने तक सीमित हो गए। परिणाम क्या रहा कि हम जहां के तहां थे पड़े रह गए और हमसे बाद में आने वाले लोग आज दुनिया में सिरमौर बन गए। और खबर लखनऊ से है, जहां पर 2 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं। आईएस से जुड़े हैं दोनों संदिग्ध आतंकी। फैजान बख्तियार, अब्दुल समद मलिक गिरफ्तार किए गए। दोनों पर 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित था। यूपी एटीएस ने दोनों की गिरफ्तारी की है। आईएस के आतंकी प्रोपेगेंडा फैलाने का इन पर आरोप है और ग्रुप से जोड़कर युवाओं को जिहादी बनाने का भी आरोप है। राष्ट्र विरोधी सामग्री पढ़ने और शेयर करने का भी आरोप लगा। आतंकी अबू बकर अल बगदादी के वीडियो देखकर मुजाहिद बनने की तैयारी कर रहे थे ये दोनों। इस मॉड्यूल के 7 आरोपी पहले भी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। अब 2 की गिरफ्तारी और की गई है, जिन पर 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित है। तो सोशल मीडिया पर देश के युवाओं को बरगलाने की कोशिश करते थे और दोनों आईएस से जुड़े आतंकी जो कि अब गिरफ्तार कर लिए गए हैं। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, ये दोनों की तस्वीरें जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। और ये तस्वीरें आप देखिए, देश के युवाओं को बरगलाने का इन पर आरोप है। इसके अलावा जो आतंकी संगठन है उनके वीडियोस भी ये शेयर करते थे और साथ ही देश के युवाओं को बरगलाते थे। ये तस्वीरें हम आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं। तो राष्ट्र विरोधी सामग्री पढ़ने और साथ ही शेयर करने का भी इन पर आरोप लगा है। इसके अलावा आतंकी अबू बकर अल बगदादी के वीडियो भी देखकर मुजाहिद बनने की तैयारी कर रहे थे दोनों। और साथ ही मॉड्यूल के 7 आरोपी पहले भी गिरफ्तार किए जा चुके हैं और अब ये एक बड़ी सफलता कह सकते हैं कि 2 को और गिरफ्तार कर लिया गया है, जिन पर कुछ दिन पहले ही 25-25 हजार का इनाम घोषित किया गया था। गोवध और गौ तस्करी के मामलों में लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है, जिसके कारण इन मामलों में कमी भी आई है। डीजीपी विजय कुमार ने ये जानकारी दी है और क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाते हैं। गोवध में माह नवंबर 23 में नवंबर 22 की तुलना में 27% की कमी आई है। गोवध में माह नवंबर में सितंबर 23 की तुलना में 38% की कमी आई है। गोवध में माह नवंबर 23 में अगस्त 2023 की तुलना में 40% की कमी आई है। गो तस्करी में नवंबर 23 में नवंबर 22 की तुलना में 10% की कमी आई है। गो तस्करी में नवंबर 23 में सितंबर 23 की तुलना में 42% की कमी आई है। गो तस्करी में माह नवंबर 2023 में अगस्त 2023 की तुलना में 30% की कमी आई है। हरदोई में प्राथमिक विद्यालय के बच्चे के साथ में सामुदायिक शौचालय के केयर टेकर की क्रूरता सामने आई है। आरोप है कि प्राथमिक विद्यालय के बच्चे को पीटकर केयर टेकर ने शौचालय में बंद कर दिया था, जिसके बाद में 3 घंटे तक बच्चे उसमें बंद रहे और बच्चों की रोने की आवाज सुनकर स्थानीय लोगों ने 3 घंटे बाद बच्चों को बाहर निकाला। मामला ग्राम पंचायत अतरोली में बने हुए सामुदायिक शौचालय का है और घटना को लेकर खंड विकास अधिकारी ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है, जांच कर कार्रवाई की जाएगी। कितने बच्चे हो अंदर, कितने लोग हो अंदर? ठीक, अभी खुलवा रहे हैं बस। कुशीनगर में लोगों ने पुलिस को दौड़ा दिया, जिसके बाद में पुलिस वाले गाड़ी लेकर भागने को मजबूर हो गए। ग्रामीणों ने पुलिस कर्मियों पर कुछ लड़कों की पिटाई का आरोप लगाया और इतना ही नहीं, पुलिस के खिलाफ थाने पर प्रदर्शन भी किया गया। मामला नेबुआ नौरंगिया थाने के सिरसिया वीरभान गांव का बताया जा रहा है और ये तस्वीरें आप देखिए, ये एक्सक्लूसिव वीडियो आपको दिखा रहे हैं कैसे गांव वालों ने पुलिस कर्मियों को दौड़ा दिया। सीतापुर में पीडब्ल्यूडी के काम में घटिया सामग्री इस्तेमाल होने का वीडियो सामने आया है। ब्लॉक प्रमुख के प्रतिनिधि ने इसका वीडियो बनाकर शेयर किया। जानकारी के मुताबिक इस मामले में वो पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से कई बार शिकायतें भी कर चुके थे। जब सुनवाई नहीं हुई तो वीडियो बनाकर वायरल कर दिया गया। मामला रेउसा ब्लॉक के मानपुर का बताया जा रहा है, जहां पर मरम्मत का काम करवाया जा रहा था और इस काम में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा था, लापरवाही की जा रही थी, जिसके चलते हाथों से ये सड़क उखड़ रही थी।
बुलंदशहर में अहमदगढ़ पुलिस ने चेकिंग के दौरान 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक बदमाश पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। गिरफ्तार बदमाशों के कब्जे से पुलिस ने एक चोरी की राइफल, एक अवैध तमंचा, इसके अलावा एक चाकू भी बरामद किया। लंबे समय से अहमदगढ़ थाना पुलिस को इस बदमाशों की तलाश भी थी और अहमदगढ़ के करकोरा महाराजपुर बम्बे की पुलिया के पास की यह घटना है, जहां पर इन्हें गिरफ्तार किया गया। कासगंज में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां पर हत्या कर शव को फेंके जाने के मामले का पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस के मुताबिक बेटे ने ही पिता की हत्या कर शव को फेंका था। पुलिस के मुताबिक पिता किसी दूसरी महिला के साथ में रह रहा था और अपनी जमीन जायदाद बेच रहा था। इसी से परेशान बेटों ने मिलकर पिता को ही मौत के घाट उतार दिया। में पहले जो मृतक थे उनको शराब पिलाई गई, उसके बाद से उनके पेट में भारी वजनों से प्रहार किया गया, जिससे कि उनकी आंतें फट गई और जिसके फलस्वरूप उनकी मृत्यु हो गई। आगरा में एक बार फिर से बड़ा सड़क हादसा हो गया। एक मैक्स पिकअप गाड़ी की ऑटो से भिड़ंत हो गई। इस सड़क हादसे में ऑटो में सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, तो वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सूचना मिलने पर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, तो वहीं शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। बदायूं में पोस्टमार्टम के दौरान महिला के शव से दोनों आंखें निकाले जाने के मामले में सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कार्रवाई करते हुए बदायूं के सीएमओ डॉक्टर प्रदीप वार्ष्णेय को सस्पेंड कर दिया। सीएमओ को महानिदेशक कार्यालय लखनऊ से अटैच किया गया है। दरअसल पोस्टमार्टम के दौरान में डॉक्टरों ने महिला के शव की दोनों आंखें निकाल ली थी, जिसके बाद में महिला के परिवार वालों ने गंभीर आरोप लगाते हुए हंगामा किया, जिस पर डीएम ने मामले की जांच के आदेश दिए थे और 11 दिसंबर को अपर जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय जांच कमेटी गठित की गई थी और त्रिस्तरीय जांच समिति ने 12 दिसंबर को रिपोर्ट तैयार की, जिसमें पोस्टमार्टम टीम दोषी पाई गई। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।